कभी आपने सोचा है, अगर किसी इंसान के दिमाग में कोई बहुत बड़ा अपराध करने का ख्याल आए, तो असली खतरा उस अपराध के दिन पैदा होता है या उससे बहुत पहले, जब वो इंसान धीरे धीरे अपने ही दिमाग के अंदर ऐसी दुनिया बना लेता है जहां सही और गलत की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट की शुरुआत हमें किसी खूनी अपराध से नहीं होती। शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो अभी अपराधी बना भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका है। उसका नाम है रस्कोल्निकोव। वह गरीब है, अकेला है, भूखा है, अपने कमरे में लगभग कैद होकर रहने लगा है। लोगों से मिलना उसे बोझ लगता है। अपनी मकान मालकिन से मिलने से भी वह बचता है, क्योंकि उसके ऊपर किराया बाकी है। लेकिन ध्यान दीजिए, उसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी है उसका अपना दिमाग। क्योंकि पिछले कुछ समय से वो एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहा है जिसे वो खुद भी घिनौना मानता है। और आज वो पहली बार उस जगह जा रहा है जहां उस विचार को हकीकत में बदलने की संभावना मौजूद है। यहीं से दोस्तोयेवस्की एक बहुत खतरनाक सवाल उठाते हैं। क्या इंसान पहले अपराध करता है और फिर अपराधी बनता है, या पहले उसके अंदर एक विचार पैदा होता है, फिर वो उस विचार को सही साबित करने के लिए पूरी दुनिया को अपने हिसाब से देखने लगता है। रस्कोल्निकोव एक बूढ़ी साहूकार औरत एलियोना इवानोवना के घर जाता है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक गरीब छात्र का किसी साहूकार के पास सामान गिरवी रखने जाना है, लेकिन उसके लिए ये एक तरह की रिहर्सल है। वो घर देख रहा है, दरवाजा देख रहा है, कमरे की बनावट याद कर रहा है, चाबियों पर ध्यान दे रहा है, कौन कहाँ रहता है, कौन कब घर पर होता है, इन छोटी छोटी बातों को नोट कर रहा है। और यही बात इस दृश्य को इतना डरावना बनाती है, क्योंकि बाहर से वह एक साधारण आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसके दिमाग में वह एक योजना का नक्शा बना रहा है। अब एक पल के लिए रस्कोल्निकोव को छोड़िए, अपने बारे में सोचिए। हमारे दिमाग में भी कभी कभी कोई विचार आता है जिसे हम खुद गलत मानते हैं। गुस्से में किसी को चोट पहुंचाने का ख्याल, किसी से बदला लेने का ख्याल, किसी रिश्ते को अचानक खत्म कर देने का ख्याल, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे हम खुद से छिपाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे सच में स्वीकार कर लिया तो हमें अपने बारे में कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिसे हम जानना नहीं चाहते। लेकिन विचार और कर्म के बीच एक दूरी होती है और सामान्य इंसान उस दूरी पर रुक जाता है। रस्कोल्निकोव के साथ समस्या यह है कि वो उस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा है। वह खुद को समझा रहा है कि यह सिर्फ एक विचार है, एक कल्पना है, एक बेवकूफी है। लेकिन जितनी बार वह उस विचार के बारे में सोचता है, उतना ही वो विचार उसके लिए वास्तविक होता जाता है। यानी अपराध अभी हुआ नहीं है, लेकिन अपराध की शुरुआत हो चुकी है दिमाग में। और शायद यही इस किताब की पहली बड़ी बात है। अपराध हमेशा हाथ से शुरू नहीं होता। कई बार वह एक विचार से शुरू होता है जिसे इंसान बार बार सोचकर अपने लिए स्वीकार्य बना देता है। लेकिन रस्कोल्निकोव सिर्फ लालच में ऐसा नहीं कर रहा। यही दोस्तोयेवस्की कहानी को और गहरा कर देते हैं। वह बूढ़ी साहूकार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो गरीब लोगों की मजबूरी से पैसा कमाती है। रस्कोल्निकोव उसके पास जाता है और महसूस करता है कि वो चीजों की कीमत से बहुत कम पैसा देती है और ऊंचा ब्याज लेती है। तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, अगर एक ऐसी औरत मर जाए जो दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाती है और उसके पैसे से कई गरीब लोगों की जिंदगी सुधर सकती है, तो क्या एक गलत काम किसी बड़े अच्छे काम के लिए सही हो सकता है? यहीं से कहानी अपराध से निकलकर मोरालिटी की दुनिया में प्रवेश करती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि क्या हत्या गलत है। इसका जवाब तो आसान है। सवाल इससे ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे लगे कि मेरा अपराध किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, तो क्या मैं उसे सही मान सकता हूं? और यही वो जगह है जहां इंसान अपने लिए सबसे खतरनाक झूठ बोल सकता है। वो कह सकता है, मैं बुरा काम नहीं कर रहा, मैं तो किसी बड़े मकसद के लिए कर रहा हूं। इतिहास में भी कई बार इंसानों ने हिंसा, अत्याचार और अन्याय को किसी बड़े उद्देश्य के नाम पर सही ठहराया है। लेकिन दोस्तोयेवस्की हमें अभी कोई सीधा जवाब नहीं देते। वह रस्कोल्निकोव को जवाब खोजने देते हैं। और फिर एक अजीब संयोग होता है। रस्कोल्निकोव एक शराब खाने में बैठा होता है और संयोग से दो लोगों की बातचीत सुनता है। बातचीत उसी बूढ़ी साहूकार के बारे में है। वहां एक छात्र उसके बारे में लगभग वही बातें कहता है जो रस्कोल्निकोव के मन में चल रही हैं, कि वो बहुत पैसा रखती है, गरीबों से फायदा उठाती है और उसकी मौत से शायद किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बातचीत में रस्कोल्निकोव को उसकी बहन लिजावेता के बारे में पता चलता है। वो शांत, गरीब और दबे हुए जीवन वाली महिला है जो अपनी बहन के अधीन रहती है। अब देखिए दोस्तोयेवस्की क्या कर रहे हैं। रस्कोल्निकोव के दिमाग में जो विचार अभी तक सिर्फ उसका अपना था, अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया भी उसी विचार को उसके सामने रख रही है।
और यहीं इंसान की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम किसी विचार के प्रति पहले से इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो संयोग भी हमें संकेत लगने लगते हैं। एक सामान्य घटना हमें अपने पक्ष में सबूत दिखाई देने लगती है। रस्कोल्निकोव के लिए भी यही हो रहा है। वो इस कोइंसिडेंस को सिर्फ कोइंसिडेंस की तरह नहीं देख पाता। उसे लगता है जैसे परिस्थिति खुद उसे आगे बढ़ा रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या परिस्थितियां उसे धक्का दे रही हैं या वह खुद उन परिस्थितियों को अपने अपराध की अनुमति में बदल रहा है? यही कहानी का साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। इंसान जब किसी काम को करना चाहता है लेकिन जानता है कि वो गलत है, तो उसका दिमाग अक्सर जस्टिफिकेशन ढूंढता है। पहले इच्छा आती है, फिर कारण खोजा जाता है, और अंत में वही कारण हमें ऐसा लगने लगता है जैसे इच्छा हमारी नहीं थी, जैसे परिस्थिति ने हमें मजबूर किया था। रस्कोल्निकोव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभी कहानी में एक और इंसान आता है और वह रस्कोल्निकोव के पूरे विचार को एक बिल्कुल दूसरी रोशनी में दिखाता है। उसका नाम है मर्मेलादोव, एक शराबी, बेरोजगार सरकारी कर्मचारी। वो शराब खाने में बैठा है। उसकी हालत देखकर कोई भी उसे देखकर कह सकता है, यह आदमी खुद अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है। उसने नौकरी खोई, शराब पी, घर वालों को परेशान किया और अपनी बेटी सोनिया तक को ऐसी हालत में धकेल दिया जहां उसे परिवार के लिए अपने शरीर और सम्मान की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन दोस्तोयेवस्की यहां भी हमें आसान जवाब नहीं देते। मर्मेलादोव खुद अपनी हालत जानता है। उसे पता है कि वो गलत कर रहा है। उसे पता है कि उसकी पत्नी बीमार है। उसे पता है कि बच्चे भूखे हैं। उसे पता है कि सोनिया ने परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। फिर भी वो शराब पीता है। क्यों? यही वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ क्राइम स्टोरी बनने से रोक देता है। क्योंकि मर्मेलादोव का मामला सिर्फ कमजोरी का मामला नहीं है। वो अपने दुख से भागने के लिए शराब पीता है और धीरे धीरे दुख से भागना ही उसके दुख का कारण बन जाता है। ये एक विशेष साइकिल है। दर्द होता है, इंसान उससे बचना चाहता है। वह ऐसा कुछ करता है जिससे कुछ देर के लिए दर्द कम हो जाए, लेकिन वही काम बाद में और बड़ा दर्द पैदा कर देता है। फिर उस नए दर्द से बचने के लिए वही काम दोबारा किया जाता है और इंसान धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए चक्र में फंस जाता है। मर्मेलादोव इसी चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन यहां दोस्तोयेवस्की एक और बहुत गहरी बात दिखाते हैं। मर्मेलादोव सिर्फ शराब नहीं चाहता, वो सिंपैथी चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे देखे, कोई उसे पूरी तरह बुरा घोषित न करे। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती से ज्यादा दर्द इस बात से होता है कि दुनिया उसे पूरी तरह बेकार मान चुकी है, और इसीलिए वह अजनबी रस्कोल्निकोव के सामने अपनी पूरी कहानी खोल देता है। क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़का शायद उसे सिर्फ शराबी नहीं समझेगा, बल्कि एक इंसान की तरह देखेगा। यहां कहानी अचानक रस्कोल्निकोव और मर्मेलादोव को एक दूसरे से जोड़ देती है। एक आदमी अपराध करने के बारे में सोच रहा है, दूसरा आदमी अपनी जिंदगी को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। दोनों अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज समान है। दोनों अपने दिमाग में अपनी जिंदगी की एक कहानी बना चुके हैं। रस्कोल्निकोव खुद को समझा रहा है कि कुछ लोगों को नियम तोड़ने का अधिकार हो सकता है। मर्मेलादोव खुद को समझा रहा है कि वो कमजोर है, इसलिए वो अपने किए हुए अपराधों के बावजूद दया का हकदार है। एक अपने अपराध को थ्योरी से जस्टिफाई करना चाहता है, दूसरा अपने अपराध को सफरिंग से। और यही दोस्तोयेवस्की की दुनिया की खूबसूरती है। यहां इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है, इंसान अपने बारे में कहानी बनाता है और फिर उसी कहानी के हिसाब से जीने लगता है। मर्मेलादोव की कहानी और भी दर्दनाक इसलिए है क्योंकि उसके घर में गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी रिश्तों को भी बदल देती है, इंसान का सम्मान बदल देती है, बच्चों का भविष्य बदल देती है, और सबसे खतरनाक, इंसान की अपने बारे में धारणा बदल देती है। मर्मेलादोव की बेटी सोनिया परिवार को बचाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाती है जिसे समाज सम्मान की नजर से नहीं देखता। लेकिन उसके पीछे क्या है? लालच नहीं, परिवार की भूख, उसके पिता की कमजोरी, उसकी सौतेली मां की बीमारी और छोटे बच्चों की जरूरत। यानी समाज किसी इंसान के सिर्फ फैसले को देखता है, लेकिन दोस्तोयेवस्की हमें उसके पीछे की पूरी मजबूरी देखने को कहते हैं। और यहीं से एक बहुत असहज सवाल पैदा होता है, क्या इंसान अपने फैसलों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है, या गरीबी, परिवार, समाज, अपमान, भूख और परिस्थितियां धीरे धीरे उसके विकल्प कम करती जाती है? लेकिन अगर परिस्थितियां किसी इंसान को धक्का देती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कहां खत्म होती है और समाज की जिम्मेदारी कहां शुरू होती है? यही सवाल आगे जाकर रस्कोल्निकोव के अपराध को समझने की कुंजी बनेगा। क्योंकि रस्कोल्निकोव भी खुद को एक ऐसी परिस्थिति में देखता है जहां उसे लगता है कि दुनिया ने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन फर्क यह है,
मर्मेलादोव अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है। रस्कोल्निकोव अपनी कमजोरी को एक विचारधारा में बदलना शुरू कर देता है, और शायद यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मर्मेलादोव कहता है, लगभग इस भावना के साथ, मैं गिर गया हूं। रस्कोल्निकोव का दिमाग धीरे धीरे कह रहा है, शायद मैं गिरा नहीं हूं, शायद मैं दूसरों से अलग हूं। और यही विचार आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि रस्कोल्निकोव ने सिर्फ हत्या की योजना नहीं बनाई, उसने अपने लिए एक नैतिक सिद्धांत बनाना शुरू किया है। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें इंसानों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कुछ लोग नियमों का पालन करने के लिए बने हैं, और कुछ लोग बड़े उद्देश्य के नाम पर उन नियमों को तोड़ सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि रस्कोल्निकोव किसी बूढ़ी औरत को मार सकता है या नहीं। सवाल यह है, क्या वह खुद को इतना असाधारण मानता है कि उसे ऐसा करने का अधिकार है? और अगर वो सच में ऐसा मानता है, तो फिर सबसे बड़ा अपराध क्या होगा? हत्या, या इंसान का अपने ही दिमाग में खुद को इतना बड़ा बना लेना कि बाकी लोगों की जिंदगी उसे छोटी दिखाई देने लगे? यहीं से क्राइम एंड पनिशमेंट असली अर्थ में शुरू होती है, क्योंकि आगे रस्कोल्निकोव के सामने सिर्फ एक बूढ़ी साहूकार नहीं होगी, उसके सामने एक सवाल होगा, क्या कोई इंसान खुद को कानून से ऊपर रख सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वह खुद को सही साबित करने के लिए दुनिया को गलत मान ले, तो क्या वो अपने ही दिमाग से बच पाएगा? क्योंकि अपराध करने से पहले रस्कोल्निकोव ने एक चीज तय कर ली है कि शायद कुछ इंसानों को अपराध करने का अधिकार होता है। अब देखना सिर्फ यह है, जब वह इस विचार को हकीकत में आजमाएगा, तो टूटेगा कौन? उसका शरीर, उसका समाज, उसकी मोरालिटी, या उसका अपना दिमाग? और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। रस्कोल्निकोव के सामने अब एक ऐसा मौका आ चुका था जिसका इंतजार उसके दिमाग ने शायद खुद से भी छिपा कर रखा था। उसे पता चल गया था कि अगले दिन शाम करीब 7 बजे लिजावेता घर पर नहीं होगी, यानी बूढ़ी साहूकार अकेली होगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि रस्कोल्निकोव को ऐसा महसूस होने लगा कि अब फैसला उसके हाथ में है ही नहीं, जैसे परिस्थितियां खुद उसे उस दिशा में धकेल रही हों। लेकिन यही एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या इंसान सच में परिस्थितियों का शिकार होता है, या फिर कई बार वो खुद ऐसी परिस्थितियां ढूंढता है जो उसके पहले से लिए हुए फैसले को सही साबित कर दें? रस्कोल्निकोव के साथ यही हो रहा है। उसके पास अब एक मौका है, और मौका मिलते ही उसका दिमाग उस विचार को, जिसे कुछ समय पहले तक वो सिर्फ एक घिनौनी कल्पना मानता था, एक संभावित वास्तविकता की तरह देखने लगता है। लेकिन दोस्तोयेवस्की यहां हमें एक और दिलचस्प चीज दिखाते हैं। रस्कोल्निकोव के भीतर सिर्फ हिंसा नहीं है, उसके भीतर डर भी है, घिन भी है, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से लड़ाई है। एक तरफ उसका दिमाग कहता है, ये काम किया जा सकता है, दूसरी तरफ उसका पूरा शरीर जैसे जवाब देता है, नहीं। और इस लड़ाई को समझने के लिए किताब में एक सपना आता है, एक ऐसा सपना जो शायद पूरे उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल मोमेंट्स में से एक है। रस्कोल्निकोव सपना देखता है कि वो बचपन में अपने पिता के साथ कहीं जा रहा है। वहां लोगों की भीड़ है, एक कमजोर घोड़ा है, और कुछ नशे में धुत लोग उस बेचारे जानवर को उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ खींचने के लिए मजबूर करते हैं। घोड़ा गिरने लगता है, लोग उसे मारते हैं, और छोटा रस्कोल्निकोव ये देखकर टूट जाता है। वह रोता है, वह उस घोड़े को बचाना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान किसी बेजुबान जानवर के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है, और फिर वह डरकर जाग जाता है। अब इस दृश्य को सिर्फ एक सपना मानकर आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसे रस्कोल्निकोव की साइकोलॉजी के संदर्भ में देखें, तो यहां कुछ बहुत गहरा दिखाई देता है। जिस आदमी के दिमाग में अभी हत्या करने का विचार चल रहा है, उसके भीतर कहीं एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जो किसी कमजोर जीव पर होने वाली हिंसा को सहन नहीं कर सकता। यानी रस्कोल्निकोव के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, बल्कि समस्या यही है कि उसके अंदर दो अलग अलग रस्कोल्निकोव लड़ रहे हैं। एक कहता है, दुनिया को बदलने के लिए कुछ सीमाएं तोड़नी पड़ती है। दूसरा कहता है, किसी कमजोर को चोट पहुंचाना गलत है। और यही वजह है कि वह अपराध करने से पहले ही मानसिक रूप से टूटने लगता है। सपने से जागकर वह खुद डर जाता है। उसे लगता है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? वो खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपराध की कल्पना से ही घिन आती है, और कुछ देर के लिए वह अपने उस विचार को छोड़ देता है। यही कहानी एक बहुत मानवीय मोड़ लेती है, क्योंकि अगर रस्कोल्निकोव सिर्फ एक क्रूर आदमी होता, तो ये संघर्ष होता ही नहीं। लेकिन वह क्रूर भी है और संवेदनशील भी। वह दूसरों की मदद कर चुका है, गरीब लोगों के लिए अपने पास का पैसा खर्च कर चुका है, कभी किसी जरूरतमंद की मदद की है, और फिर भी उसी इंसान के दिमाग में हत्या की योजना है। यानी दोस्तोयेवस्की हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखा रहे हैं।
इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दो अलग अलग प्रजातियां नहीं होती। एक ही इंसान के अंदर दोनों मौजूद हो सकती हैं। और कई बार सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो खुद को बुरा मानता है, बल्कि वह होता है जो अपनी बुराई को किसी बड़े उद्देश्य के नाम पर सही साबित कर ले। लेकिन रस्कोल्निकोव अभी पूरी तरह उस जगह नहीं पहुंचा है। उसका सपना उसे वापस खींच लाता है। वह अपने रास्ते से लौटने का फैसला करता है। उसे लगता है शायद ये सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी उसे इतनी आसानी से वापस जाने नहीं देती। और यही दोस्तोयेवस्की की कहानी कहने की ताकत है। रस्कोल्निकोव को फिर वही मौका मिलता है, ऐसा मौका जिसे वह संयोग कह सकता है, या भाग्य, या परिस्थिति। लेकिन चाहे जो नाम दे, अब उसके सामने रास्ता खुला है और इस बार वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। अगले दिन वह साहूकार के घर पहुंचता है। उसके पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी है। उसका दिमाग सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा। वह जैसे खुद को बाहर से देख रहा हो। हर कदम मैकेनिकल हो गया है। दरवाजा, कमरा, चाबी, समय, और फिर हत्या। यहां मैं जानबूझकर उस दृश्य की हिंसक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस कहानी का असली महत्व यह नहीं है कि हत्या कैसे हुई। असल सवाल है हत्या के बाद रस्कोल्निकोव के साथ क्या हुआ। और यही वो जगह है जहां किताब का नाम क्राइम एंड पनिशमेंट अपना असली अर्थ दिखाना शुरू करता है। क्योंकि सजा सिर्फ अदालत नहीं देती, कभी कभी सजा अपराध के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। रस्कोल्निकोव ने सोचा था कि वह एक गणित की तरह काम करेगा। एक तरफ एक ऐसी औरत जिसे वह समाज के लिए बेकार मानता था, दूसरी तरफ उसके पैसे, और उन पैसों से शायद कई लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती थी। लेकिन वास्तविकता ने उसकी थियोरी को पहली भी परीक्षा में तोड़ दिया, क्योंकि वहां सिर्फ वही औरत नहीं थी। लिजावेता भी अचानक सामने आ जाती है। वही लिजावेता जिसके बारे में उसने पहले सुना था। वही शांत, डरपोक और दबे हुए जीवन वाली औरत। और अब रस्कोल्निकोव के सामने वह भी है। यानी जिस गणित में उसने एक इंसान को हटाकर कई लोगों का फायदा निकालने की कोशिश की थी, उस गणित में इंसान की अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई। और यही असली दुनिया की समस्या है। कागज पर इंसान नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर मौत के पीछे एक परिवार होता है। हर फैसले के पीछे किसी का डर होता है। हर बेकार समझे गए इंसान के पीछे किसी की दुनिया हो सकती है। और इसलिए मोरालिटी को कैलकुलेशन में बदलना इतना खतरनाक है। रस्कोल्निकोव की थियोरी में इंसान एक इक्वेशन था, असल जिंदगी में वह इंसान निकला। और यही फर्क उसके पूरे दिमाग को हिला देता है। हत्या के बाद वह पैसे और चीजें लेने की कोशिश करता है, लेकिन जिस मकसद से उसने ये सब शुरू किया था, उस मकसद का बड़ा हिस्सा वही बिखरने लगता है। वो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वह चीजें छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह उस पैसे का वह उपयोग नहीं कर पाता जिसकी कल्पना उसने पहले की थी। यहां कहानी एक बेहद गहरी साइकोलॉजिकल आयरनी पैदा करती है। जिस अपराध को उसने रैशनल बनाया था, वही अपराध वास्तविकता में इतना केओटिक हो जाता है कि उसकी सारी रैशनैलिटी टूट जाती है। यानी उसने सोचा था, मैं पहले से सब कुछ सोच चुका हूं। लेकिन अपराध के बाद उसे पता चलता है, इंसान अपने दिमाग में जिंदगी को जितना नियंत्रित समझता है, जिंदगी उतनी नियंत्रित होती नहीं। और अब शुरू होती है असली सजा। रस्कोल्निकोव घर लौटता है। उसका शरीर टूट रहा है, दिमाग बुखार में है। वह कई दिनों तक बीमार पड़ा रहता है। लोग उसके आसपास हैं। राजुमिखिन उसकी मदद करता है। डॉक्टर उसे देखते हैं। लेकिन रस्कोल्निकोव के भीतर चल रही बीमारी ऐसी है जिसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर से ज्यादा उसका कॉन्शियंस बीमार है। और यहां दोस्तोयेवस्की एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, अगर कानून को पता ही न चले कि आपने अपराध किया है, तो क्या आप फिर भी सजा भुगतेंगे? रस्कोल्निकोव का जवाब हाँ है, क्योंकि अब उसे पुलिस से डर कम और खुद से डर ज्यादा लगने लगा है। हर दस्तक उसे खतरा लगती है। हर बातचीत में उसे शक दिखाई देता है। किसी का सामान्य सवाल भी उसे ऐसा लगता है जैसे सामने वाला सब जानता हो। यानी बाहरी पुलिस से पहले उसके अंदर एक पुलिस पैदा हो चुकी है, उसका अपना दिमाग। और यही साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है। आप भाग सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से कहां भागेंगे? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि रस्कोल्निकोव के इस अपराध के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं थी, सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ साहूकार से नफरत नहीं थी। उसके पीछे एक पूरा विचार था, एक ऐसी थियरी जिसमें वह इंसानों को दो वर्गों में बांटता है। एक तरफ सामान्य लोग,
जो नियमों का पालन करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ असाधारण लोग जो इतिहास बदलने के लिए पुराने नियम तोड़ सकते हैं। उसके अनुसार इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नए विचारों के लिए पुराने कानूनों को पार किया। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मानवता के लिए कोई बड़ा काम करने वाला है, तो क्या उसे पुराने नियमों से ऊपर जाने का अधिकार होना चाहिए? रस्कोल्निकोव इसी विचार से मोहित है। उसके दिमाग में नेपोलियन जैसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन उस रास्ते में कानून और इंसानी सीमाएं भी तोड़ी। और उसकी थियोरी का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, वह सिर्फ ये नहीं पूछ रहा क्या हत्या सही है, वह पूछ रहा है क्या कुछ इंसानों को हत्या करने का अधिकार मिल सकता है। और अगर जवाब, तो अगला सवाल और भी डरावना है। कौन तय करेगा कि कौन सा इंसान असाधारण है? आप, समाज, इतिहास, या खुद वही इंसान? रस्कोल्निकोव ने इस विचार को कागज पर भी रखा था। उसके विचार में इंसानों की दो कैटेगरीज थी, कुछ लोग वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने वाले, और कुछ ऐसे लोग जो नई व्यवस्था लाने के लिए पुराने नियम तोड़ सकते हैं। सुनने में यह विचार बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन यही एक बहुत खतरनाक चीज छिपी है। हर तानाशाह खुद को असाधारण समझ सकता है, हर फनाटिक अपने उद्देश्य को महान समझ सकता है, हर अपराधी अपने लिए कोई कारण खोज सकता है। तो फिर बड़ा उद्देश्य और अहंकार के बीच फर्क कौन करेगा? यही रस्कोल्निकोव की सबसे बड़ी परीक्षा है, और शायद यही दोस्तोयेवस्की का असली सवाल भी। क्योंकि अगर इंसान खुद को दूसरों से ऊपर रखने लगे, तो मोरालिटी बहुत जल्दी बदल जाती है। आज वह कहता है मैं सिर्फ एक गलत नियम तोड़ रहा हूं, कल वह कह सकता है मैं तुम्हारे लिए तय करूंगा कि तुम्हें जीने का अधिकार है या नहीं। और उसके बाद किसी भी अपराध को रोकने के लिए कोई नैतिक सीमा नहीं बचती। लेकिन रस्कोल्निकोव की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस आदमी ने खुद को असाधारण साबित करने के लिए अपराध किया, उसे अपराध के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से होने लगती है कि शायद वो उतना असाधारण है ही नहीं। और यही बात हमें अगले हिस्से में उसके सबसे गहरे संघर्ष तक ले जाएगी। क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं है कि क्या रस्कोल्निकोव पकड़ा जाएगा। असली सवाल है क्या वह अपने उस विचार के साथ जी पाएगा जिसने उसे अपराध करने की इजाजत दी थी। और अगर उसका दिमाग ही उसके खिलाफ हो गया, तो कानून की जरूरत कितनी रह जाती है। यहीं से रस्कोल्निकोव की कहानी अपराध की कहानी से निकलकर अपराध के बाद इंसान अपने आप से कैसे लड़ता है, इसकी कहानी बन जाती है। और आगे एक ऐसा आदमी उसके सामने आएगा जो रस्कोल्निकोव को पकड़ने के लिए सबूतों से ज्यादा उसकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। उसका नाम है पोर्फिरी पेट्रोविच। और उसकी सबसे खतरनाक ताकत यह नहीं है कि वह रस्कोल्निकोव के खिलाफ क्या जानता है, बल्कि यह है कि वह शायद रस्कोल्निकोव के दिमाग को रस्कोल्निकोव से बेहतर पढ़ सकता है। रस्कोल्निकोव को लगता था कि सबसे बड़ी समस्या पुलिस है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने वाला था कि पुलिस से बचना शायद आसान है, अपने ही दिमाग से बचना नहीं। हत्या के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बाहर की दुनिया सामान्य है, लेकिन उसके अंदर हर चीज असामान्य। कोई हत्या की बात करता है, उसे लगता है बात उसी पर हो रही है। पुलिस का नाम आता है, उसका शरीर बेचैन हो जाता है। किसी को शक भी नहीं होता, फिर भी उसे लगता है कि सब उसकी आंखों में अपराध पड़ रहे हैं। और यही वो जगह है जहां दोस्तोयेवस्की अपराध और सजा के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाते हैं। कानून आपको बाहर से सजा देता है, अपराध बोध आपको अंदर से। और कई बार अंदर वाली सजा ज्यादा भयानक होती है। इसी दौरान रस्कोल्निकोव की मुलाकात पोर्फिरी पेट्रोविच से होती है। पोर्फिरी कोई फिल्म वाला पुलिस अफसर नहीं है जो मेज पर सबूत पटक कर कह दे तुमने हत्या की है। उसके पास शुरुआत में ऐसा सीधा सबूत नहीं है। उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वह रस्कोल्निकोव से बात करता है बहुत सामान्य तरीके से, कभी मजाक करता है, कभी किसी और मामले की बात करता है, कभी अपराध की साइकोलॉजी पर चर्चा करता है। लेकिन असल में वह रस्कोल्निकोव के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। और यहां एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है। पोर्फिरी जानता है कि अगर उसने रस्कोल्निकोव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया तो शायद वो चुप हो जाएगा, लेकिन अगर वह उसे अनसर्टेनिटी में रखे तो रस्कोल्निकोव खुद अपने दिमाग से लड़ता रहेगा। यानी पोर्फिरी उसे जेल में बंद नहीं कर रहा, वो उसे उसकी अपनी बेचैनी में बंद कर रहा है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि किसी को आपके बारे में शक है, लेकिन आपको यह न पता हो कि उसके पास कितना सबूत है, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वह खाली जगह खुद भरना शुरू कर देगा। उसे कितना पता है? क्या उसने मुझे देख लिया था? क्या उसने किसी से बात की? क्या मेरी कोई गलती पकड़ी गई? क्या वह सिर्फ शक कर रहा है? और हर सवाल एक नया डर पैदा करेगा। यही पोर्फिरी का खेल है।
वह रस्कोल्निकोव से उतना नहीं लड़ रहा जितना रस्कोल्निकोव को रस्कोल्निकोव के सामने खड़ा कर रहा है। लेकिन पोर्फिरी सिर्फ हत्या की जांच नहीं कर रहा, उसे रस्कोल्निकोव की थियोरी में भी दिलचस्पी है। वही थियोरी जिसके अनुसार कुछ असाधारण लोग पुराने नियमों को पार कर सकते हैं। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझिए। रस्कोल्निकोव का विचार सिर्फ ये नहीं था कि मैं हत्या कर सकता हूं। उसकी असली बीमारी इससे भी गहरी थी। वह जानना चाहता था, क्या मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें ऐसा करने का अधिकार है? यानी हत्या उसके लिए सिर्फ किसी दूसरे इंसान को मारने का सवाल नहीं थी, ये उसके लिए अपने बारे में एक परीक्षा बन चुकी थी। क्या वह सच में असाधारण है? क्या वह नियमों से ऊपर जा सकता है? क्या वह अपने कॉन्शियंस को दबा सकता है? क्या वह नेपोलियन जैसे किसी महान व्यक्ति की तरह इतिहास के लिए खून बहाने की क्षमता रखता है? और अगर वह यह कर पाया तो शायद वह खुद को महान समझ सकता था। लेकिन अगर वह नहीं कर पाया तो उसकी पूरी थियोरी झूठी साबित हो जाती। यही कारण है कि रस्कोल्निकोव के अपराध के पीछे सिर्फ पैसा नहीं है, उसके पीछे अहंकार और आत्मपरीक्षण भी है। और यह बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गरीबी इंसान को अपराध की तरफ धकेल सकती है, लेकिन अहंकार अपराध को फिलॉसफी बना सकता है। रस्कोल्निकोव ने अपने विचारों को एक लेख में भी रखा था। उसका मानना था कि सामान्य लोग व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ असाधारण लोग नई व्यवस्था बनाने के लिए पुराने नियमों को तोड़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वह यह मानने लगा था कि ऐसे व्यक्ति अगर अपने उद्देश्य के लिए खून बहाने तक जाए तो उनके कॉन्शियंस के अंदर उसे सही ठहराने की क्षमता हो सकती है। अब इस विचार को आज की दुनिया में रखकर देखिए। मान लीजिए कोई इंसान कहे, मेरे पास बाकी लोगों से बड़ा विजन है। फिर वह कहे, इस विजन के रास्ते में कुछ लोग आ रहे हैं। फिर कहे, अगर कुछ लोगों को नुकसान होगा तो भी बड़े उद्देश्य के लिए जरूरी है। यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान खुद को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर तीनों समझने लगता है, वह दूसरों की इंसानियत को अपने उद्देश्य के नीचे रख देता है। रस्कोल्निकोव के साथ भी यही परीक्षा है। क्या महान उद्देश्य इंसान को महान बनाता है, या इंसान अपने उद्देश्य को महान बताकर अपने अहंकार को छिपा सकता है? और शायद दोस्तोयेवस्की का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यही है। लेकिन अब कहानी में एक और व्यक्ति रस्कोल्निकोव के सामने आता है, सोनिया। पहली नजर में सोनिया और रस्कोल्निकोव बिल्कुल अलग लगते हैं। रस्कोल्निकोव पढ़ा लिखा है, वो थ्योरी बनाता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है। सोनिया के पास न पैसा है, न सामाजिक सम्मान। उसकी जिंदगी गरीबी और अपमान से भरी है। लेकिन एक फर्क है, रस्कोल्निकोव सफरिंग को देखकर उसके बारे में थियोरी बनाता है, सोनिया सफरिंग को जीती है। और यही फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा होने वाला है। सोनिया ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपना सम्मान और अपना सुरक्षित जीवन तक दांव पर लगा दिया। रस्कोल्निकोव उसे देखकर सिर्फ उसके सामाजिक पतन को नहीं देखता, वह उसके भीतर एक अजीब ताकत देखता है। वह समझता है कि सोनिया जिस स्थिति में है उसमें उसका जीवन कितना असहनीय है, फिर भी वह अपने छोटे भाई बहनों और अपनी बीमार सौतेली मां को छोड़ नहीं पाती। रस्कोल्निकोव को यहां एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे उसकी थियोरी समझा नहीं सकती, त्याग। क्योंकि थियोरी पूछती है किसे फायदा होगा, लेकिन प्रेम पूछता है किसे बचाना है। और दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। यही रस्कोल्निकोव पहली बार सोनिया के सामने अपने भीतर की एक अजीब स्थिति दिखाता है। वह उसके पैर के सामने झुक जाता है, और जब सोनिया घबरा जाती है तो वो कहता है कि उसने उसके सामने नहीं, मानव सफरिंग के सामने सिर झुकाया है। इस एक घटना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रस्कोल्निकोव ने पूरी कहानी में खुद को दूसरों से ऊपर समझने की कोशिश की है, लेकिन सोनिया के सामने वह नीचे झुकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे ऐसा इंसान दिखाई देता है जो बिना किसी बड़ी थियोरी के दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले रहा है। और शायद यही रस्कोल्निकोव के अंदर उसकी थियोरी में पहली दरार पड़ती है। वो सोचता था महानता का मतलब है दूसरों से ऊपर उठ जाना, लेकिन सोनिया उसे एक अलग तरह की महानता दिखाती है, दूसरों के लिए खुद को नीचे रख देना। एक तरफ रस्कोल्निकोव कहता है असाधारण आदमी नियम तोड़ सकता है, दूसरी तरफ सोनिया का जीवन जैसे कहता है इंसान की असली ताकत शायद इस बात में है कि वह किसी दूसरे के लिए कितना सह सकता है। और यही दो अलग फिलॉसफीज अब आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन रस्कोल्निकोव अभी भी अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वो सोनिया के करीब आता है, फिर दूर चला जाता है। कभी उससे बात करना चाहता है, फिर खुद को रोकता है। कभी उसे लगता है कि सोनिया उसे समझ सकती है, फिर उसका अहंकार बीच में आ जाता है। ये बहुत वास्तविक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं तो अक्सर हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके सामने हम अपना असली चेहरा दिखा सके। लेकिन उसी समय
हमें डर भी लगता है कि अगर हमने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो सामने वाला हमें स्वीकार करेगा या नहीं। रस्कोल्निकोव के लिए सोनिया धीरे धीरे ऐसी जगह बन रही है जहां वह अपनी थियरी नहीं, अपना दर्द लेकर जा सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। अब वापस पोर्फिरी के पास चलते हैं, क्योंकि उधर एक और खेल चल रहा है। पोर्फिरी समझ चुका है कि रस्कोल्निकोव की थियरी सिर्फ किताब में लिखी हुई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, उसमें खून की संभावना मौजूद है। और वह एक सीधा सवाल उठाता है, अगर कोई इंसान खुद को असाधारण मानकर अपराध करता है तो क्या उसके भीतर गिल्ट पैदा नहीं होगा? रस्कोल्निकोव का जवाब लगभग यह है कि अगर कॉन्शियंस है तो सफरिंग होगी, और अगर इंसान सच में अपने किए पर पछताता है तो वह सफरिंग भी उसकी सजा का हिस्सा बन सकती है। ध्यान दीजिए, यहां रस्कोल्निकोव खुद अनजाने में अपनी थियोरी की सबसे बड़ी कमजोरी बता देता है। उसने सोचा था असाधारण इंसान नियमों से ऊपर जा सकता है, लेकिन अब वह खुद सफरिंग से बच नहीं पा रहा। यानी शरीर ने अपराध किया, लेकिन कॉन्शियंस ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अगर कॉन्शियंस ने स्वीकार नहीं किया तो क्या वह सच में उस असाधारण वर्ग का हिस्सा है? यही सवाल उसे अंदर से खा रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है जब एक दूसरा आदमी अपराध की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगता है। निकोले कहता है कि वही हत्यारा है। वो हत्या स्वीकार कर लेता है, और एक पल के लिए रस्कोल्निकोव के सामने आजादी का दरवाजा खुल जाता है। अब पुलिस किसी और को अपराधी मान सकती है, रस्कोल्निकोव बच सकता है, उसकी थियोरी बच सकती है, उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे राहत पूरी तरह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि किसी निर्दोष आदमी को अपनी जगह सजा भुगतते देखना उसके कॉन्शियंस को और बेचैन कर देता है। पोर्फिरी भी समझ जाता है कि निकोले का कन्फेशन सच्चा नहीं है। और यहां एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। सच कभी कभी अदालत से पहले इंसान के भीतर अपना फैसला सुना देता है। रस्कोल्निकोव टेक्निकली बच सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली नहीं। अब सोचिए, अगर रस्कोल्निकोव को उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद कहानी आसान होती। अपराध, पुलिस, सबूत, अदालत, सजा। लेकिन दोस्तोयेवस्की को सिर्फ इतना नहीं दिखाना था। उन्हें दिखाना था कि सजा अदालत शुरू होने से पहले ही शुरू हो सकती है, और इसलिए रस्कोल्निकोव को समय दिया जाता है। इतना समय कि वो अपने विचारों के साथ अकेला रह सके, इतना समय कि वह अपनी थियोरी को अपने जीवन के सामने रख सके, इतना समय कि उसे धीरे धीरे समझ आने लगे कि इंसान को दूसरों से ऊपर उठाने वाली चीज महानता नहीं, कई बार सिर्फ अहंकार होती है। और फिर आता है वो मोड़ जहां रस्कोल्निकोव के सामने सबसे बड़ा चुनाव खड़ा होता है। एक रास्ता है, अपनी थियोरी को बचाओ, अपने आप को सही साबित करो। कहो कि परिस्थितियां जिम्मेदार थी, कहो कि बूढ़ी औरत समाज के लिए बेकार थी, कहो कि पैसा किसी बड़े उद्देश्य के लिए चाहिए था, कहो कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। दूसरा रास्ता है, सारी इंटेलेक्चुअल दीवारें गिरा दो। मान लो कि तुमने हत्या की, मान लो कि तुम गलत थे, मान लो कि तुम्हारा महान उद्देश्य शायद तुम्हारे अहंकार से बड़ा नहीं था। और सबसे मुश्किल, अपने अपराध की जिम्मेदारी खुद उठाओ। यही वो जगह है जहां सोनिया उसके लिए महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि सोनिया उसे कोई चालाक जस्टिफिकेशन नहीं देती। वो उसे ये नहीं समझाती कि तुमने सही किया था। वह उसके अपराध को महान बनाने की कोशिश नहीं करती। उसकी मौजूदगी जैसे एक और रास्ता दिखाती है, सच से भागो मत। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे गहरी दिशा है। रस्कोल्निकोव पनिशमेंट से बचना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शायद पनिशमेंट से बचना ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तक वह कहता रहेगा मैं सही था, तब तक वह अपने अपराध से जुड़ा रहेगा। जिस दिन वह कह पाएगा हां मैंने गलत किया, उसी दिन पहली बार उसके भीतर बदलाव की संभावना पैदा होगी। लेकिन क्या वह सच में यह स्वीकार करेगा? क्या वह अपने असाधारण आदमी वाले अहंकार को छोड़ पाएगा? क्या वह सोनिया के सामने अपना पूरा सच रखेगा? और अगर वह सच स्वीकार कर भी ले तो क्या सिर्फ जेल जाना उसके अपराध की सजा होगी, या असली सजा यह होगी कि उसे पहली बार खुद को बिना किसी थियरी के सिर्फ एक इंसान की तरह देखना पड़ेगा? क्योंकि अब कहानी का अगला सवाल हत्या से भी बड़ा है। क्या इंसान अपने अपराध से बच सकता है, या उसे बदलने के लिए पहले अपने पुराने मैं को तोड़ना पड़ता है? और रस्कोल्निकोव के सामने अब यही चुनाव है, थियोरी या ट्रूथ, अहंकार या स्वीकार। और इसी चुनाव के साथ कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने वाली है। अब रस्कोल्निकोव के सामने आखिरी सवाल बचा था, क्या वह अपने अपराध को सिर्फ छिपाएगा या उसका सामना करेगा?
क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जिस चीज से वो भाग रहा है वो पुलिस नहीं है, वह खुद है, उसकी थियरी है, उसका अहंकार है। और वह सवाल है जिसे उसने अपराध करने से पहले खुद से पूछा था, क्या मैं बाकी लोगों से अलग हूं? सोनिया के सामने आखिरकार रसकोल्निकोव अपनी पूरी सच्चाई खोल देता है, और यही एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। वह मानता है कि उसने हत्या सिर्फ अपनी मां की मदद के लिए नहीं की थी, न सिर्फ गरीबी की वजह से, न सिर्फ पैसा पाने के लिए, और न ही सच में मानवता का कोई बड़ा भला करने के लिए। असल में वह खुद को परखना चाहता था। वह जानना चाहता था, क्या मैं भी बाकी लोगों जैसा कमजोर हूं, या मैं उन सीमाओं को पार कर सकता हूं जिन्हें बाकी लोग नहीं कर सकते? यानी जिस अपराध को उसने शुरुआत में एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट की तरह देखा था, वह असल में उसके अपने अहंकार का एक्सपेरिमेंट था, और प्रयोग का नतीजा सामने था। वह टूट चुका था। उसकी थ्योरी ने उसे आजाद नहीं किया, उसने उसे अपने ही दिमाग में कैद कर दिया। और शायद यही इस पूरे उपन्यास की सबसे गहरी बात है। रसकोल्निकोव ने सोचा था कि उसने किसी दूसरे इंसान को मार दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ उसने अपने अंदर के एक हिस्से को भी मार दिया था। सोनिया उसे भागने का रास्ता नहीं देती, वह उसे कोई बहाना नहीं देती। वह यह नहीं कहती कि तुम्हारी परिस्थिति खराब थी इसलिए तुम्हारी गलती माफ है। वो उससे कहती है कि अपने अपराध को स्वीकार करो, लोगों के सामने जाओ, उस धरती के सामने झुको जिसे तुमने खून से अपवित्र किया है, और कहो, मैं हत्यारा हूं। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ धार्मिक सलाह नहीं है, यह साइकोलॉजी भी है। क्योंकि अपराध का सबसे बड़ा बोझ सिर्फ अपराध नहीं होता, उसका बोझ होता है उसे छिपाना, झूठ बोलना, अपनी कहानी बनाना, हर समय खुद को जस्टिफाई करना, हर आदमी पर शक करना, हर सवाल से डरना, और सबसे बढ़कर खुद से झूठ बोलते रहना। सोनिया उसे पहली बार कहती है, अपने अपराध को अपनी पहचान से छिपाना बंद करो, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं है। कभी कभी स्वीकार करना ही उस झूठ से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी होता है। लेकिन रसकोल्निकोव तुरंत बदल नहीं जाता। यही बात इस किताब को इतनी ईमानदार बनाती है। वह कन्फेशन के बाद भी पूरी तरह पश्चाताप से भर नहीं जाता। उसके भीतर अभी भी अहंकार है, अभी भी उसे लगता है कि दुनिया के बाकी लोग भी उतने ही दोषी हैं। अभी भी वह सोचता है, मैं ही क्यों झुकूं? बाकी लोग क्या मुझसे बेहतर हैं? यानी उसने अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने पुराने विचारों को पूरी तरह छोड़ा नहीं। और असली बदलाव यही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान का व्यवहार बदलना आसान है, अपनी सेल्फ इमेज बदलना बहुत मुश्किल। रसकोल्निकोव के लिए सबसे कठिन बात यह नहीं है कि उसने हत्या की, सबसे कठिन बात यह स्वीकार करना है कि शायद वो वह महान इंसान था ही नहीं जैसा उसने अपने दिमाग में खुद को बना लिया था। फिर वह खुद पुलिस के पास जाता है, और यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार कोई उसे पकड़कर नहीं ले जा रहा, वो खुद जा रहा है। यानी पहली बार वो अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। उसकी कन्फेशन के बाद 5 महीने में उसे सजा सुनाई जाती है और वह साइबेरिया भेज दिया जाता है। सोनिया उसके साथ जाने का फैसला करती है। लेकिन अब कहानी का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या जेल जाना ही रिडेम्पशन है? क्या 7 साल, 10 साल या 20 साल की सजा किसी इंसान के भीतर की गलती को मिटा सकती है? अगर ऐसा होता तो हर अपराध सिर्फ समय की सजा से खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तोयेवस्की की कहानी इससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि जेल रसकोल्निकोव को बदलती नहीं, कम से कम तुरंत नहीं। वह अभी भी अंदर से कठोर है। उसे लगता है कि शायद उसने सिर्फ कानून तोड़ा है। वह बाकी कैदियों से खुद को अलग समझता है। वह पूरी तरह सोनिया के प्रेम को भी स्वीकार नहीं कर पाता। यानी शरीर साइबेरिया पहुंच गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसके साथ है। और फिर आता है वो सपना। रसकोल्निकोव सपना देखता है कि पूरी दुनिया एक अजीब बीमारी से संक्रमित हो गई है। इस बीमारी में हर इंसान को लगता है कि सिर्फ उसी के पास सच है। हर व्यक्ति अपने विचार को अंतिम सत्य मानता है, दूसरे गलत है, दूसरे मूर्ख है, दूसरे को हटाना जरूरी है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, समाज टूट जाता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, और आखिर में दुनिया लगभग नष्ट हो जाती है। अब इस सपने को ध्यान से देखिए। यह सिर्फ बीमारी का सपना नहीं है, यह रसकोल्निकोव की पूरी फिलॉसफी का एक विशाल रूपक लगता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसे लगता था कि वो सही है, और सपने में हर इंसान यही मानता है, मैं सही हूं। नतीजा, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हर व्यक्ति खुद को जज मानता है, और समाज टूट जाता है। यानी जिस विचार को रसकोल्निकोव ने अपने लिए इस्तेमाल किया था, मेरी समझ बाकी लोगों से ऊपर हो सकती है,
उसी विचार का चरम रूप पूरी मानवता को पागल बना देता है। यहां किताब सिर्फ रस्कोल्निकोव की कहानी नहीं रह जाती, ये पूरी सोसाइटी के लिए सवाल बन जाती है। आज भी जब कोई व्यक्ति कहता है सिर्फ मैं सही हूं, बाकी सब मूर्ख हैं, मेरी आइडियोलॉजी के लिए दूसरे इंसानों की कीमत कम है, मेरा उद्देश्य बड़ा है इसलिए मेरे तरीके गलत नहीं हो सकते, तब वही मानसिकता छोटे स्तर पर दोहराई जा सकती है। परिवार में, राजनीति में, धर्म में, काम की जगह पर, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, हर जगह। समस्या सिर्फ ये नहीं कि इंसान गलत हो सकता है, समस्या ये है कि इंसान अक्सर अपनी गलती को भी पूर्ण सत्य समझ सकता है। और शायद इसलिए ह्यूमिलिटी सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, कभी कभी वह समाज को टूटने से बचाने वाली चीज है। लेकिन रस्कोल्निकोव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साइबेरिया में सोनिया लगातार उसके साथ रहती है। वह उसे बदलने के लिए भाषण नहीं देती, उसे मजबूर नहीं करती, बस मौजूद रहती है। और धीरे धीरे कुछ बदलता है। एक दिन नदी के किनारे रस्कोल्निकोव सोनिया को देखता है। वह उसके पास आती है। पहले वह उससे सामान्य दूरी बनाए रखता था, लेकिन इस बार कुछ टूट जाता है। वो उसके पैरों पर गिर पड़ता है, रोता है, और पहली बार उसके अंदर सोनिया के प्रति सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, प्रेम और मानवीय जुड़ाव पैदा होता है। और यही उपन्यास का रिसरेक्शन है। रस्कोल्निकोव की जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती, उसका अपराध मिटता नहीं, मृत लोग वापस नहीं आते, उसकी सजा खत्म नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एक नई संभावना पैदा होती है। वह अब खुद को दुनिया से ऊपर रखकर नहीं, दुनिया के साथ जोड़कर देखना शुरू करता है। और शायद रिडेम्पशन का यही असली अर्थ है, अपने अपराध को भूल जाना नहीं, उसे स्वीकार करके ऐसा इंसान बनना जो दोबारा वही इंसान न रहे जिसने वह अपराध किया था। यहां सोनिया का महत्व भी समझना जरूरी है। सोनिया ने रस्कोल्निकोव को कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट देकर नहीं बदला, उसने उसकी थियोरी को डिबेट में नहीं हराया, उसने उसे एक चीज दी, मानवीय संबंध। रस्कोल्निकोव की पूरी समस्या अलगाव थी, वह खुद को दूसरों से ऊपर रखता था, इसलिए वह अकेला होता गया, और अकेलेपन में उसकी थियोरी मजबूत होती गई। सोनिया उसे वापस इंसानों की दुनिया में लाती है। यानी दोस्तोयेवस्की शायद ये संकेत देते हैं कि इंसान सिर्फ विचारों से नहीं बदलता, कई बार इंसान को बदलने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो आपके सबसे खराब रूप को देखकर भी आपको सिर्फ आपके अपराध से डिफाइन न करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोनिया उसके अपराध को माफ कर देती है, वह उसे छिपाती नहीं, वह उसे जिम्मेदारी से भागने नहीं देती। यही फर्क है अंधी सिंपैथी और सच्ची कंपैशन में। सच्ची कंपैशन कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहती है और तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अब अगर पूरी किताब को पीछे मुड़कर देखें तो रस्कोल्निकोव की कहानी 3 अलग अलग सजाओं की कहानी लगती है। पहली सजा उसका कॉन्शियंस, दूसरी कानून, और तीसरी अपने पुराने अहंकार को छोड़ने की पीड़ा। पहली सजा उसे अपराध के तुरंत बाद मिलती है, दूसरी अदालत देती है, तीसरी उसे खुद से गुजरनी पड़ती है, और शायद तीसरी सबसे कठिन है क्योंकि जेल की दीवारें बाहर होती हैं लेकिन अहंकार की दीवारें अंदर। अब उस शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं, क्या रस्कोल्निकोव ने हत्या पैसे के लिए की थी? हां, गरीबी और पैसे की जरूरत उसके कारणों में थी, लेकिन पूरी कहानी हमें बताती है कि सिर्फ पैसा उसकी पूरी मोटिवेशन नहीं था। वह खुद सोनिया के सामने मानता है कि वो असल में ये जानना चाहता था कि वो सीमा पार कर सकता है या नहीं, क्या वह खुद को बाकी लोगों से अलग साबित कर सकता है। और यही किताब का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रेवलेशन है। कई बार इंसान जिस कारण को अपने सामने रखता है वह असली कारण नहीं होता। हम कहते हैं मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूं, लेकिन शायद अंदर कहीं हम रिकॉग्निशन चाहते हैं। हम कहते हैं मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, लेकिन शायद अंदर कहीं हम अपने ईगो को साबित करना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं सही के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन शायद अंदर कहीं हम सिर्फ हारना नहीं चाहते। इंसान अपने मोटिव्स को हमेशा साफ साफ नहीं देख पाता, और शायद खुद को समझना दूसरों को समझने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये गरीबी की कहानी भी है, अकेलेपन की कहानी भी, अहंकार की कहानी भी, प्रेम की कहानी भी, और सबसे ज्यादा इंसान के अपने बारे में बनाए गए भ्रम की कहानी है। रस्कोल्निकोव खुद को असाधारण समझना चाहता था, लेकिन उसे अंत में जो मिला वह महानता नहीं थी, उसे मिला दर्द, अपराध बोध,
अकेलापन, और फिर दूसरे इंसान की जरूरत। यानी उसकी यात्रा ऊपर उठने की नहीं थी, नीचे उतरने की थी। अपने अहंकार से नीचे, अपनी थ्योरी से नीचे, अपने भ्रम से नीचे, और वहां पहुंचकर जहां वह सिर्फ एक इंसान था, गलतियों वाला, कमजोर, दुखी, लेकिन फिर भी बदल सकने वाला। और शायद यही दोस्तोयेवस्की हमसे भी एक सवाल पूछते हैं। हमने कभी किसी दूसरे इंसान को सिर्फ उसकी एक गलती से डिफाइन किया है? किसी गरीब को देखकर कहा है, इसकी हालत इसकी अपनी गलती है? किसी असफल इंसान को देखकर सोचा है, इसमें काबिलियत ही नहीं? किसी अपराधी को देखकर कहा है, ये इंसान बुरा है? लेकिन अगर हम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते, तो क्या हम सच में उसे समझते हैं? और दूसरी तरफ, क्या हमने कभी अपने बारे में भी ऐसी ही कहानी बनाई है? मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी थी। हो सकता है इनमें कुछ सच हो, लेकिन सवाल यह है, कहां परिस्थिति खत्म होती है और हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है? क्राइम एंड पनिशमेंट इसका आसान जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी ताकत है, क्योंकि अंत में रस्कोल्निकोव को कोई मैजिकल फॉरगिवनेस नहीं मिलता। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, अपराध मिटता नहीं, सजा खत्म नहीं होती, लेकिन उसके भीतर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। किताब के अंत में वो और सोनिया एक नए जीवन की संभावना की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्रेम, सफरिंग और परिवर्तन साथ जुड़े हुए हैं। और यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर और सबसे कठिन संदेश है। इंसान अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने अतीत के बाद कौन बनेगा, ये अभी भी उसके हाथ में हो सकता है। तो शायद क्राइम एंड पनिशमेंट का असली सवाल यह नहीं है, क्या अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए? उसका जवाब तो समाज सदियों से देता आया है। असली सवाल इससे कहीं गहरा है। जब इंसान खुद को सही साबित करने के लिए अपने कॉन्शियंस की आवाज दबा देता है, तब उसके अंदर क्या बचता है? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम सच में रस्कोल्निकोव से इतने अलग हैं? हम कुल्हाड़ी नहीं उठाते, लेकिन क्या कभी अपने ईगो के लिए किसी रिश्ते को नहीं तोड़ा? क्या कभी अपनी गलती मानने से इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि हमें गलत दिखना मंजूर नहीं था? क्या कभी अपने उद्देश्य को इतना बड़ा नहीं माना कि सामने वाले इंसान का दर्द छोटा लगने लगा? अगर हां, तो रस्कोल्निकोव सिर्फ किताब का कैरेक्टर नहीं है, वह इंसान के अंदर मौजूद उस हिस्से का नाम है जो कहता है, मैं सही हूं। और शायद मैच्योरिटी उस दिन शुरू होती है जब इंसान पहली बार रुककर पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो? क्योंकि अपराध से भी खतरनाक चीज शायद अपराध नहीं है, अपने गलत होने की संभावना को हमेशा के लिए बंद कर देना है। और शायद इसी वजह से क्राइम एंड पनिशमेंट खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सवाल रस्कोल्निकोव से नहीं, हमसे पूछा जाता है, अगर कल आपके सारे बहाने छीन लिए जाए, तो आपके फैसलों के पीछे बचता क्या है?